नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का आज 61वां दिन है। गाजा की बारूदी रात कब शांति में बदलेगी, इसका कोई पता नहीं है। ना हमास मानने को तैयार है और ना ही इजराइल तो हमास के खात्मे के चक्कर में पूरे गाजा को तबाह करने पर तुला हुआ है। पहले उत्तरी गाजा बर्बाद हुआ और अब खान यूनुस पर खुला कब्रिस्तान बनने के कगार पर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक और गाजा की सुरंगों में हमास कमांडरों की तलाशी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह को भी निपटाने में जुटा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि जब तक उत्तरी इजराइल के लोग अपने घर वापस लौटेंगे, तब तक हम हिजबुल्लाह को लिटानी के पार पहुंचा देंगे। दरअसल इजरायली सीमा से 12 किलोमीटर दूर लेबनान से लिटानी नदी पड़ती है। यूएनएससी के 1701 रेजोल्यूशन के बाद लिटानी नदी के इस पार हिजबुल्लाह की तैनाती प्रतिबंधित है। 2006 से पहले उस पार हिजबुल्लाह का अड्डा था, लेकिन जबरन अब हिजबुल्लाह इस इलाके में है और इसी को हटाने की बात इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं। देखिए, हम आपको नक्शे के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे इससे वापस खदेड़ने की बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह को इजराइल के रक्षा मंत्री। लाख कोशिशों के बावजूद लेकिन इजराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 का सहारा लिया है। क्या ये आर्टिकल, आपको बता देते हैं किसका सहारा लेने की बात कर रहे हैं। यूएन चार्टर के आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुरक्षा परिषद से फौरन युद्ध रोकने की पहल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव आर्टिकल 99 का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को आर्टिकल 99 के तौर पर एक विशेष शक्ति दी गई है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरे पर एक्शन लेने की अपील की जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद इसके मुताबिक युद्ध के आरोपी पर पाबंदी भी लगा सकती है, युद्ध क्षेत्र में इंटरनेशनल फोर्स उतार सकती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल हैं, उनके पास वीटो पावर है, जो सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को लागू होने से रोक भी सकते हैं। गाजा युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से आर्टिकल 99 के इस्तेमाल पर इजराइल ने क्या कहा है, ये भी आइए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नैतिक गिरावट दर्शाता है उनका यह कहना कि वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल के प्रति यूएन महासचिव पक्षपाती हैं, ये आरोप भी इजराइल ने लगाया है, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी मौजूद हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, ये जो अब कहा जा रहा है एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कि वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कितना प्रभावी होगा, क्योंकि वीटो पावर भी है और उसमें तो वो तमाम देश बैठे हैं जो सबसे बड़े समर्थक हैं इजराइल के। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 99 की, तो इसका मतलब आज ये हो गया कि यूनाइटेड नेशंस का थ्रेशोल्ड जो है वो 60 दिन का है, कि 60 दिन से पहले अगर कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई है तो अब हम 60 दिन के बाद करेंगे। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि यूनाइटेड नेशन हैज़ बिकम अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? उसका रीज़न भी है कि उसके पास वो शक्ति नहीं है, वो दांत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाले हैं जो कि खा सकें, उसके पास वो पावर नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि वो कठपुतली बन जाता है, अपंग बन जाता है, जब उसकी एक्चुअल पावर उस 5 लोगों के पास है, उन 5 कंट्रीज के पास है, जो सक्रिय रूप से हर लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर कहीं भी कोई भी आकलन करेंगे, आप देखेंगे ये 5 कंट्री में से किसी ना किसी का उसमें रोल जरूर है। सो दैट इज व्हाई आई से कि वेक अप यूनाइटेड नेशन, वेक अप दोस 200 कंट्रीज जो आप इसके सदस्य हैं, लाइए भारत जैसी एक शक्ति को जिसमें दम हो, बोल पाए कि नहीं, हम एग्री नहीं करते। क्योंकि ये हालात अगर हैं जहां पर इजराइल को समर्थन अमेरिका की तरफ से मौजूद है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी और जो देश हैं इन 5 में जो वीटो कर सकते हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, चीन को छोड़ दें, तो ऐसे में कितना प्रभावी हो सकता है ये। लेकिन युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो आइए दिखाते हैं और फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। IDF का टैंक अटैक किस तरह से देखने को मिला, देखिए टैंकों के जरिए कैसे IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमला कर रही हैं। युद्ध की भयावह तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से टैंक का इस्तेमाल कर जगह जगह निशाना बनाया जा रहा है।
लेकिन टैंक ही नहीं, स्पाइस 2000 बॉम्ब से भी हमला किया जा रहा है। देखिए, टैंक, मिसाइल, बॉम्ब, हर तरह से हमले चौतरफा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। ये स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल कर कैसे हमला किया गया, देखिए। और इसके बाद बेट लाहिया स्कूल के पास किस तरह का हमला किया गया, देखिए। स्कूल, अस्पताल, ऐसी कोई भी जगह जिसे माना जाता है कि यहां पर हमला नहीं होना चाहिए, ये इसके आसपास नहीं होना चाहिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस उन तमाम जगहों पर हमला लगातार करती रही हैं। तर्क उनका ये कि यहीं पर छिपे हैं हमास के लड़ाके, यहीं मौजूद हैं हमास के हेडक्वार्टर, क्योंकि वो इसका शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ डीके पांडे जी भी मौजूद है। डीके पांडे जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब होने के बावजूद जो जमीन पर सफलता इजराइल को मिल रही है, क्या वो इसकी तुलना में उतनी ही है जितने बड़ी संख्या में वो हमले कर रहे हैं, या उनकी सफलता बहुत धीमी गति से उनको मिल रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है कि किस प्रकार से अटैक किया जाए, क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन भी है साथ में, और कोलैटरल डैमेज की जिस प्रकार से भर्त्सना की जा रही है, और जो आंकड़े रिलीज हो रहे हैं गाजा की तरफ से, सो कॉल्ड गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, तो वो उनका ये कहना है कि भाई इतने, जब वो बताते हैं आंकड़े तो बताते हैं इतने वृद्ध मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, इतनी महिलाएं मारे गई और इनके अटैक में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है, जो आईडीएफ की रिपोर्ट है वो कहती है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जितने भी और ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि आम लोगों के होने की उम्मीद है, वहाँ पर जो है हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं और उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में, जो वहाँ सिविलियंस हैं, ह्यूमन शील्ड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप दोनों के बीच में एक भेद क्रिएट कर सकें। तो नेचुरल कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी जो आज का लड़ाई जो हो रही है, वो कहा जा रहा है कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ केंद्रित है, जबालिया के रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर कि हमास से अपना स्टोरेज आर्म्स अम्युनिशन का और वहां के लड़ाके जो छुपे हुए थे वो है, और साथ में दूसरा सयूजिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हो रहा है। साउथ में और सेंट्रल में खान यूनिस, जहां पर कहा जा रहा है कि सिनवार को चारों से घेर लिया गया है, जो कि वहां का मास्टरमाइंड है सिनवार यही है। तो और राफा के आसपास भी जो है जो बम्बार्डमेंट की खबरें मिली हैं। तो जिस प्रकार से जो अटैक किए जा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य तो यही है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हमास है उनको समाप्त कर दिया जाए, हो या ना हो, लेकिन हमास को खत्म किया जाए और उनके अड्डों को खत्म किया जाए। उसमें कितनी सफलता मिल रही है, लेकिन इजराइल का प्लान क्या है, क्या है तबाही का प्लान है, ये वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से इस तरह की जानकारी साझा की गई, ये बताया गया कि क्या उनकी तरफ से बड़ा प्लान है। तो देखिए, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल की फौज ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में विमान से पर्चे गिराए हैं। पर्चे में अरबी भाषा में लिखा था, जो जालिम थे उन्हें बाढ़ बहा कर ले गई थी। यह कुरान की 29वीं अध्याय की आयत 14 से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल सुरंगों में पानी भरकर हमास के लड़ाकों को मार डालेगा, और यह शुरू भी किया जा चुका है इजराइल द्वारा। उन्होंने जब पर्चों में लिखा है उसको एक्शन में भी कर कर दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम सुरंगें जिनमें समुद्र का पानी भरने की प्रक्रिया जो है इजराइल की तरफ से वो शुरू कर दी गई है। और ये देखिए, ये वो पर्चा है जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसका हम आपको रूपांतरण भी दिखा रहे हैं कि क्या कहा गया है। जो जालिम थे उन्हें बाढ़ बहा कर ले गई, और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये कुरान की आयत पर इसका जिक्र है कि किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी और उसमें वो तमाम लोग जो गुनाहगार नहीं थे उन्हें बचा लिया गया, लेकिन जो गुनाहगार थे, जिन्होंने पाप किया था, उन्हें बाढ़ बहा कर ले गई। और अब इजराइल कह रहा है कि हमास वो लोग हैं जिन्हें बाढ़ बहा कर ले जाएगी, यानी पानी बहा कर ले जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी सब मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, इजराइल कह रहा है कि हमास हैं दरअसल जो दुष्ट हैं, जिनको खत्म होना चाहिए, और ये बाढ़ का पानी उनको बहा कर ले जाएगा। लेकिन फिर बड़ा सवाल वही है कि क्या हमास का खात्मा कर पाना एक पॉसिबल टारगेट है? वो 100% अगर आपने ठान ली है तो आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। ये मेरे देश का सदियों पुराना सेइंग है कि अगर हमने ठान ली है तो हम कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि वो इस समय गाज़ा पट्टी में हमास को ख़त्म कर पाएगा। ज़्यादा बड़ा चैलेंज है क्या उस सोच को वो ख़त्म कर पाएगा या नहीं, जिसको कि पिछले 50 साल में आपने पनपने दिया है। रीज़न कोई भी हो, लेकिन ये 50 साल इतना ज़्यादा उनके अंदर इनग्रेन्ड है
और जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जी, सोच को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो वो हमास को खत्म नहीं कर पा रहे हैं और वो लग भी नहीं रहा कि बहुत जल्दी उसको खत्म कर पाएंगे। इसको तो लेकर फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि ये तो पॉसिबल टारगेट भी नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि खत्म कर लेंगे। नहीं, मैं उसी से एग्री कर रहा हूं कि एज अ सोच खत्म कर पाना बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन अभी मैंने इसीलिए बोला सिर्फ गाजा पट्टी के अंदर जो हमास का नेटवर्क है, हमास के लीडर हैं, विजिबल जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, उनको खत्म कर पाएगा। ये आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि हमने यही बात 80s में कही थी अपने पंजाब के लिए, और आपने देखा कि उसको कर पाना अपने आप में जब पॉसिबल होता है जब आपकी पब्लिक आपके साथ मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस गाजा पट्टी में इस बात से खुश होंगे कि हमास ने उन्हें किस जगह लाके धकेल दिया। लेकिन खत्म करने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमास के जो कमांडर हैं, जो लीडर हैं, उन्हें खत्म किया जाए। उसको लेकर इजराइल की क्या रणनीति है वो भी बता देते हैं। इजरायली सेना का पूरा फोकस इन दिनों खान यूनुस पर है। क्यों खान यूनुस पर है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं कि क्यों है। क्योंकि खान यूनुस में ही हमास के सबसे खतरनाक कमांडर याह्या सिनवार के छिपे होने की खबर है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ ने सिनवार के ठिकाने को चारों तरफ से घेरने का दावा किया है। हालांकि सिनवार के सटीक ठिकाने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिनवार दर सलाम अस्पताल के नीचे सुरंग में छिपा हुआ है। यहां इजरायली बंधकों के भी होने की खबर है। फिलहाल खान यूनुस में इजराइल की तरफ से नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने सिर्फ एक दिन में इस इलाके में 200 हमले किए हैं, क्योंकि टारगेट याह्या सिनवार है, जो सबसे बड़ा टारगेट है इजराइल के लिए। उसे खत्म करना जरूरी है ताकि हमास की कमर पूरी तरह से तोड़ी जा सके। खान यूनुस में स्पेशल फोर्स भी देखिए लेकिन पहुंच गई है। 200 हमले हो चुके हैं और स्पेशल फोर्स पहुंची है। इजरायली सेना ने खान यूनुस में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आईडीएफ ने अपनी स्पेशल फोर्स की 98वीं डिवीजन को ऑपरेशन खान यूनुस की जिम्मेदारी सौंपी है। और क्यों ये जो यूनिट है वो बहुत अहमियत रखती है ये भी आपको बताएंगे। घर घर तलाशी लेने में जुटे हुए हैं आईडीएफ के कमांडो। इस यूनिट को स्पेशल पावर्स भी मौजूद हैं इसके पास और इसको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। हमास के कई कमांडरों को मारने का दावा किया जा रहा है। खान यूनुस में ही इन कमांडर्स को खत्म किया गया है और इसी वजह से याह्या सिनवार की तलाश जारी है। हमास की खान यूनुस ब्रिगेड को इसकी वजह से, ये जो हमले किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, उसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है, उसकी खबर भी सामने आ रही है। हमास की 30 सुरंगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सुरंगों को तबाह करने के लिए बम बारूद का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, पानी भी भरा जा रहा है। हमास के कई आउटपोस्ट, हथियार डिपो भी बर्बाद कर दिए गए हैं जहां पर हथियार उनकी तरफ से रखे गए थे। लेकिन 98वीं डिवीजन का एक्शन किस तरह का रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशल पावर्स क्या हैं और किस तरह का स्पेशल ऑपरेशन ये करते हैं वो इन तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये 98वीं डिवीजन है, इसे जिम्मेदारी दी गई है। खान यूनुस में स्पेशल जिम्मेदारी इस डिवीजन के पास है और इसका एक्शन देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, ये जो डिवीजन है इसकी पहचान हमेशा छिपाई जाती है, किसी का चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये जिस तरह से अटैक करते हैं, ये जिस तरह से एक्शन लेते हैं, उसके लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और अब इनका इस्तेमाल हो रहा है खान यूनुस के इलाके में। घर घर तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है उसके दौरान भी, और आमने सामने की जंग अगर करने की जरूरत पड़ रही है, लड़ने की जरूरत पड़ रही है हमास लड़ाकों से, तो उसके लिए भी इस यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है। खान यूनुस पर देखिए लेकिन कैसे जमीनी हमला किया जा रहा है। ये वो रिहायशी इलाके हैं जहां पर हमले करना और अपने टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल है। ये खान यूनुस का इलाका है, यहां पर जमीनी हमला कैसे हो रहा है। 98वीं डिवीजन का इस्तेमाल हो रहा है, जमीनी हमला किया जा रहा है। खान यूनुस पर किस तरह से फोकस है इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स का वो देखिए इन तस्वीरों के जरिए। लेकिन सिर्फ खान यूनुस ही पर केंद्रित नहीं है नजर इजरायली डिफेंस फोर्स की, हिजबुल्लाह भी निशाने पर है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह पर कैसे हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ खान यूनुस पर अगर अटैक किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, तो उनकी नजर हिजबुल्लाह से भी नहीं हटी है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी हमले किए जा रहे हैं और ये तमाम हमले जब वो कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हवाई हमला भी इसमें शामिल है। लगातार ज़मीनी अटैक किया जा रहा है, ग्राउंड फोर्सेस ऑपरेशनल हैं, नई डिवीजन को झोंका गया है, उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल होकर करके हवाई हमले किए जा रहे हैं वो देखिए किस तरह से, जैसे ही दिखाई देता है टारगेट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसको जीरो इन किया जाता है और फिर हमला कर दिया जाता है। इस तरह से हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। और एआई के जरिए कैसे हवाई हमले किए जा रहे हैं और ये कितने सटीक हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, ये जो हमला है, देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये एआई आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हवाई हमला किया गया है। कितने सटीक हैं और कितने प्रभावी हैं ये इजराइल के लिए? देखिए, जब आपको प्रिसीजन अटैक के लिए आवश्यकता जब है तो उस समय अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं, आपके पास जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो आपकी जो एमिंग है वो प्रभावित होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आवश्यक इनपुट है उनका सहारा लेके जो उसकी जो इंटरपोलेट किया जाता है कि कहाँ पर टारगेट हो सकता है, उन संभावनाओं को देखते हुए एक चिन्ह बनाया जाता है। और इसमें निश्चित रूप से क्योंकि उस एरिया का ज्योग्राफिकल टॉपोग्राफिकल मैप ऑलरेडी अवेलेबल होता है, टारगेट फोल्डर्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे टारगेट जो कि जिनके बारे में बहुत डिफाइन नहीं है उनको एआई की मदद से डिफाइन किया जाता है और फिर एमिंग किया जाता है। और जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जनरल प्रणाली जो इस्तेमाल की जाती है। कैप्टन पांडे, एआई के आने के बाद, एआई टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में हवाई हमलों को किस तरह से बदल देगा, उनकी प्रिसीशन को क्या बदलेगा, और आगे आने वाले युद्ध जो लड़े जा रहे हैं या अब जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उसमें किस तरह से एयरफोर्स की जो पावर है उसे बदलेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी? देखिए, अगर आपको टारगेट के एग्जैक्ट लोकेशन पता है तब तो आपकी एमिंग बहुत सही होगी। पीजीएम्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्रिसाइज अटैक करते हैं और जिसे कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक। और आपने सुना होगा किस प्रकार से बालाकोट में जो है एक छेद किया गया, उसमें से बॉम्ब गया और गल्फ में वॉर में भी यही हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हों। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आईएसआर के इनपुट्स हैं वो ऐसी नहीं है जो कि पर्याप्त आपको कोऑर्डिनेट दें, और साथ में जो दुश्मन है वो बार बार अपनी जगह बदल रहा हो, और स्पेशली ग्राउंड फोर्सेज के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कैमोफ्लेज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं होती। तो उसको आप एक क्रियान्वित करते हैं अपने बेसिक लॉगरिथम के थ्रू, और फिर आप निकालते हैं कि शायद टारगेट यहाँ हो। पहले कारपेट बॉम्बिंग का सहारा लिया था सोच के कि इस एरिया में कहीं होगा, और हम 5-6 जगह वहाँ पर अटैक करते थे और देखते थे कि हाँ शायद हमने भेज दिया वो टारगेट। यानी और प्रिसाइज होगा एआई की इस्तेमाल अगर करेंगे तो, और आप सटीक अपने निशाने को साध सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं, उससे मदद मिलेगी। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी मौजूद हैं। मेजर जनरल दयाल, ये जो हम एक्शन देख रहे हैं, हर तरफ से एक्शन इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि हम खान यूनुस पर एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं जबालिया कैंप पर भी एक्शन लिया जा रहा है, हिजबुल्लाह को भी टारगेट कर रहे हैं, यानी चौतरफा हमला इजराइल द्वारा किया जा रहा है। क्या अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई भी दे रहे हैं? काफी चाहूंगा, मैं काफी आपकी डिबेट मिस कर चुका हूँ, लेकिन बड़े सीरियस मुद्दे थे जो आपने उठाए। और पहला मुद्दा ही मैं स्टार्ट करता हूँ, जो यूएन है वो बिल्कुल डिफंक्ट है। और यूएन क्या करेगी? अगर एक पावर है इजराइल जिसने एक नैरेटिव सेट कर रखा है शुरू से, और सारी दुनिया उस नैरेटिव के अंदर फंस गई है, और उस नैरेटिव के तहत वो लगातार जो आप थोड़ा पीछे होकर अगर बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। आप थोड़ा पीछे होकर बोलिए। Can you hear me? जी जी। देखिए, एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी और प्लान के जरिए इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने शुरू से यही उसकी प्लानिंग थी। जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है जिसको दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, इजराइल ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि, और उस नैरेटिव को कंट्रोल कर दिया वेस्टर्न मीडिया के जरिए और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, कि पूरी की पूरी गाजा में जो जिस तरह से लड़ाई लड़ना चाहता था उस तरह से उसने तबाही की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक तरफ उग्रवाद है, दूसरी तरफ विस्तारवाद है। ये दुनिया को देखना है। यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो पहले दिन से उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन कोई उनकी सुनेगा। जहां तक लड़ाई की बात है, देखिए लड़ाई तो ये चलेगी क्योंकि बिल्टअप एरिया में लड़ाई है। जितना मर्जी आप अब आप कह रहे हैं याह्या सिंसिनवार का घर घेर लिया, या आपको पूरे शहर को बर्बाद करना है क्योंकि याह्या सिंसिनवार का घर वहां है। लेकिन याह्या सिंसिनवार कहां? मेजर जनरल बिशंबर, कितनी टनल्स मिली, कितने आपको इजराइल का ये कहना है कि जब तक वो अपने टारगेट को अचीव नहीं करेंगे वो नहीं रुकेंगे, तो वो तो नहीं रुकने वाले हैं। कहां तक आप इसको जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि वो हमास को खत्म किए बगैर नहीं रुकेगा, इजराइल ये साफ कर चुका है। बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो उसमें अब ये तो दुनिया को सोचना है ना कि उसमें सिर्फ हमास को बर्बाद करने के लिए क्या आप दुनिया में इस किस्म की आगे लड़ाई को बर्दाश्त करेंगे? क्या ह्यूमैनिटी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसने इतना
भयानक मतलब किस्म से ह्यूमन लॉस देखा था, क्या उसके बाद हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब ये लड़ाई जो है इसमें एक विराम लगा था, उसके बाद मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसका एक सुझेड़ा निकलना चाहिए था, जो कि नहीं निकलने दिया। तो ये लड़ाई तो अब हमास समाज तो खत्म होगा, पर हमास की विचारधारा खत्म होगी, हमास के उग्रवादी खत्म होंगे, कितना टाइम लगेगा वो एक लंबा, लेकिन गाजा के अंदर किसी किस्म की लाइफ का जो है वैल्यू नहीं बचेगी, गाजा के अंदर किसी किस्म की रिसोर्सेज नहीं बचेगी, गाजा के अंदर कोई। और वो तो हम देख रहे हैं कि वैसे हालात बन चुके हैं, जैसे पूरे इलाके को बांट दिया गया है, जैसे लोगों को सेफ जोन में जाने के लिए कह दिया गया है। इजराइल की फौज ने ये ठान लिया है कि जहां भी हमास ने अपने लड़ाकों को छिपा रखा है उसे ढूंढ कर मार दिया जाएगा। इसी क्रम में इजराइल की तरफ से जबालिया रेफ्यूजी कैंप में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें एक ही परिवार के 22 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि मरने वाले सभी 22 लोग एक पत्रकार के परिजन थे। इधर जबालिया में एक्शन के अलावा जेनिन को भी इजरायली फौज ने चारों ओर से घेर रखा है और कहा यह जा रहा है कि हमास लड़ाके यहां छिपे हुए हैं और उन्हें ही खत्म करने के लिए लगातार तलाशी जारी है। तो हर तरफ हमला किया जा रहा है और किस तरह से आम लोगों की जान भी इसके बीच में फंसी हुई है, कैसे एक ही परिवार के 22 लोगों की मौत हो जाती है, वो बताती है तस्वीर कैसे आम लोगों के लिए मुश्किल हालात हैं। लेकिन 1 दिसंबर को इजराइल ने गाजा को खंड खंड करने का एक प्लान भी दिखाया था। पहले गाजा को इजराइल ने 3000 पार्ट में बांट दिया था, फिर अब पूरे गाजा में 600 अलग अलग सेक्शन में डाइवर्जन और प्रतिबंध लगाकर लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। तो देखिए, ये प्लान पहले ही सामने रख दिया गया था कि कैसे 3000 टुकड़ों में बांटा जाएगा। ऐसा कंफ्यूजन है कि लोग भूल भुलैया में फंस कर रह गए हैं कि वो जाएं तो किधर जाएं, रहें तो कहां रहें। ऊपर से इजराइल प्रेशर भी बना रहा है कि सेफ एरिया में ही लोग जाकर रहें, यानी लोगों पर यह दबाव भी है कि वो सेफ एरिया में ही जाकर रहें। लेकिन किस तरह से टुकड़े टुकड़े बांट दिया गया है इस पूरे इलाके को, वो दिखाता है इजराइल का प्लान, इजराइल की नीयत कि कैसे इस पूरे इलाके को, यानी गाजा के पूरे इलाकों को 3000 टुकड़ों में बांटा जाएगा। अलग अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे जिसमें लोग, अब ये भी उनको नहीं मालूम कि वो दरअसल कहाँ रहे। शैलेंद्र जी, ये जो इलाका है पूरा, जिस तरह से बांटने की बात की जा रही है और अब लगता है कि बांट भी दिया गया है, अलग अलग इलाकों में उन्होंने बीच में खाई खोद दिए, खंदक खोद दिए, कह रहे हैं आप इस इलाके में रहिए, यहाँ जाइए। एक पूरा मेज जैसा बना दिया इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन के लोगों के लिए। देखिए, इसको हम कहते हैं ग्रिड मैपिंग। इसको आप क्या करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा इजराइल ने बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन एंगल लिया है कि उसे 3000 या 6000 या 300 या 600 भागों में बांटा है। दिस इज फिनोमिनल, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह को और छोटी जगहों में बांटना सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि दैट मीन्स अब जो अटैक होंगे वो पिन पॉइंटेड प्रिसीजन अटैक होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि ग्रिड बनाई है, ग्रिड में वो जो आप बोल रहे हैं कंफ्यूजन हुआ है, कंफ्यूजन होना जानबूझ के हमारी आदत है, नहीं तो वो तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में आप आ रहे हैं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप 4, 6, 8 जगहों को डिक्लेयर करेंगे और उसमें पिन पॉइंट स्ट्राइक आप 1, 2, 3, 4 जगह करेंगे और वो भी वहां करेंगे जहां आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम, अगर आपने जो सवाल पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां काम आती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन गेन करी जाती है, साथ ही साथ उसको अटैकिंग मोड में डाला जाता है और मोस्ट सूटेबल वेपन सिस्टम उसके ऊपर अटैक में इस्तेमाल होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। चैलेंज, जिसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया है, सेना ने बहुत प्रिसीशन से काम किया है और इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये जिस तरह का इलाका है, गाजा का इलाका, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, लिविंग सोसाइटी जहां पर लोग, आम लोग रहते हैं, उस पूरे इलाके को इस तरह से एक लिविंग मेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसे ग्रिड बना दिया जाए और फिर उस पर अटैक किया जाए, इसे सेना या जो सेना के नियम है उसकी नजर से अगर देखें तो कैसे देखा जाएगा? देखिए सुमेरा, ये बहुत अनप्रैक्टिकल बात है। एक छोटा सा इलाका है जिसके अंदर 2.5 मिलियन 2 मिलियन के करीब लोग हैं, जिसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का, आप ये थ्योरेटिकल है, किस किस को बताएंगे कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है? और मुझे बताओ कौन सा अनसेफ है? जो राफा क्रॉसिंग है वो सेफ है? कोई भी जगह वहां पर सेफ नहीं है। देखिए, ये कहने की बात है कि प्रिसिजन वेपन्स लगेंगे, बिल्कुल इंफॉर्मेशन आएगी। इजराइल के पास इंफॉर्मेशन तो बहुत पहले से थी, अब कोई नई इंफॉर्मेशन थोड़ी आएगी। 4 दिन के युद्ध विराम में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। देखिए, जब प्रैक्टिकली लड़ाई चल रही है
तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि कोलेटरल डैमेज जो इस वॉरफेयर में देखने को मिला है, 15,000 कैजुअलिटी जो फिजिकल कैजुअलिटीज है उसमें ओवर 12,000, उसमें 7,000 प्लस चिल्ड्रन है। ये कह देना ये सेफ है, ये पॉकेट है, यहाँ फायर नहीं होगा, प्रिसिजन नहीं होगा। टैंक फायर करता है, आग लगती है, आर्टिलरी फायर करती है, दुनिया भर में तबाही जाती है। एक बॉम्ब गिरता है, दुनिया भर में तबाही जाती है। इतने कंजेस्टेड एरिया में जहां इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। असल बात ये है कि अब जो है इजराइल ने, पहले से मैं कह रहा हूं, इजराइल गाजा को बिल्कुल समाप्त करेगा। जो नॉर्थ गाजा है उसको कंप्लीट बफर जोन की यूज करेगा। साउथ गाजा में इतनी बुरी तरह से तबाही कर देगा, जो आप कह रहे हैं ना कुछ बचेगा, ना कोई वहां अगले 10 साल तक ना कोई वहां सर उठा पाएगा। उसको कंट्रोल करेगा जैसे वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रहा है। ये एक नैरेटिव है। कंट्रोल तो अभी लगता है अभी कर लिया गया है, जिस तरह की भूल भुलैया बनाई गई है बिशंबर जी। 365 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, जी हाँ, 22 लाख लोग हैं 365 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जो इस भूल भुलैया में घूम रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कहाँ जाना है और 600 प्रतिबंध उन पर लगा दिए हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ऐसा किया जा सकता है? इसका मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये देखिए, अहमियत है शायद क्योंकि हाईली डेंस एरिया है, इसलिए वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी दब जा रही है। क्योंकि कोलैटरल डैमेज तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत मुश्किल है। और इस ऐसे माहौल में जहाँ पर कि पॉपुलेशन साथ रहती हो, ध्यान रहे कि जिस प्रकार से वो अपने डिपोज आर्म्स अम्युनिशन के स्टोरेज के लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उनके सिनवार के, क्योंकि नॉर्थ में सिनवार था, अब वो आ गया है खान यूनिस में और बताया जा रहा है कि वो अब घेर लिया गया। तो जब ऐसी जो है डायनेमिक टारगेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो निश्चित रूप से आपको अपने प्लान जो है भी वो भी चेंज करने होंगे। टेक्निकल जो प्लानिंग है वो ऑन द स्पॉट डेवलपिंग कंडीशन पर होती है। आपने अगर पहले 2 साल पहले क्या था, 6 महीने पहले क्या था और आज क्या है, उसमें बहुत अंतर आ चुका होता है। जैसे से युद्ध आगे बढ़ेगा, आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, तो किस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं वो देखना जरूरी है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना प्रेशर है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इजराइल के ऊपर, उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे एक एक कदम वो फूक फूक रखना चाहता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन पांडे, युद्ध क्षेत्र से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हिजबुल्ला पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्ला के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया है। दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई और लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया। लेबनान में किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्ला पर किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए एयर स्ट्राइक की गई है और दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक कर निशाना बनाया गया है लॉन्चिंग पैड को। हिजबुल्ला का लॉन्चिंग पैड था ये, ऐसी जानकारी दी जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, जिसको निशाना बनाया गया। लेबनान में ये हमले किए जा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था कि लिटानी नदी के उस पार हिजबुल्ला को धकेलना मकसद है। तो इजराइल सिर्फ हमास पर और गाजा पर ही उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि लिटानी नदी के उस पार ले जाना चाहते हैं वो हिजबुल्ला को भी, जो कि पहले का एक चार्टर है यूएन का जिसके तहत उनको ये अधिकार हासिल है और इजराइल अब इस समय उसको भी लागू करना चाहता है। बिशंबर दयाल जी, मेजर जनरल बिशंबर दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो अब जानकारी मिली है कि ये भी एक एक्शन है, ये भी एक प्लान का हिस्सा है इजराइल के, तो इजराइल सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाजा पर फोकस कर रहा है। इजराइल के जो भी प्लान थे जो वो बहुत समय से लागू करना चाहता था, क्या वो इस समय उन तमाम प्लान्स को लागू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वरना वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक में फतेह और हमास के डिफरेंसेस सबको पता है और वेस्ट बैंक अथॉरिटी का गाजा पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली एक बेसिक मुद्दा ये है कि जब आपने वेस्ट बैंक में भी तो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन कर रखे हैं और साथ में आपने जस्ट हिजबुल्ला को तो वो बे में हिजबुल्ला को तो वो हिलने ना दे, बस उस किस्म से नॉर्थ को होल्ड करके रखे। तो इजराइल बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत अपना जो उसका पॉलिटिकल और उसका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में बिल्कुल मैं समझता हूँ काफी हद तक। ये नहीं है कि कितनी कैजुअलिटीज हमास की हुई है, ये है कि कितना गाजा का डिसरप्शन हुआ है। डिसरप्शन
मतलब नॉर्थ गाजा देखो ना, वडी नॉर्थ के ऊपर तो गाजा के अंदर गाजा सिटी और उसके चारों तरफ जितने भी कैंप्स थे, जितने भी रिफ्यूजी कैंप्स थे, और साउथ गाजा में जितने रिफ्यूजी कैंप्स थे आपने, और जितने हॉस्पिटल्स वगैरह थे, तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है गाजा में, ताकि गाजा एक अनलिवेबल, एक ऐसे थोड़ी रह सकते हैं लोग कि आप किनारे पे जाके बैठ जाओ। अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, बहुत सोचा समझा है, इसमें बाकी सबको एंगेज प्लान के तहत, यानी एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं, एक प्लान है जिसके तहत इजराइल आगे बढ़ रहा है और उसका जो मकसद है उसे वो हासिल करना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। शैलेंद्र जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो भी टारगेट पर है लगातार और लिटानी नदी के उस पार उन्हें भेजना चाहता है। गाजा में भी तमाम प्लान्स हैं जो सामने आ चुके हैं, जिनके बारे में अभी आगे भी हम और जानकारी देने वाले हैं कि क्या आगे फ्यूचर प्लान है इजराइल का, उसके तहत वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या हमास के इस हमले के बाद हमास को ख़त्म करने के गाइज में और बहुत कुछ जो इजराइल बहुत समय से करना चाहता था वो अब कर रहा है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल हमेशा से हमास को ख़त्म करना चाहता है, होगा और रहेगा। बट एट द सेम टाइम ये सोचना गलत हो जाएगा कि ये वो ऑर्गेनाइज्ड एडवांस्ड आर्मी है जो किसी प्लान के तहत काम नहीं करती होगी। यस, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं कि यस अभी इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कोई फालतू अटैक नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन कि मोसाद काम करना बंद कर देगी, शिन बेट काम करना बंद कर देगी। वो अपनी इंटेलिजेंस लाते हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाना वो एक चैलेंज ज़रूर होता है। और अगर आप मुझे 1 मिनट दें, जब हम बात कर रहे थे कि ग्रिड सिस्टम की, व्हाट आई मेंट इज कि अगर ग्रिड में ये बोला गया है कि आप खान यूनिस छोड़कर उस ग्रिड में चले जाइए जहां राफा है, कितना डिस्टेंस है? 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो दैट डजंट मीन कि वो कारपेट बॉम्बिंग में राफा को भी अटैक करेंगे और हर जगह करेंगे। कोलेटरल डैमेज हमेशा होगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आप लाखों लोगों को कहें पहले वहां चले जाइए, फिर लाखों लोगों को कहें कि अब आप वहां चले जाइए, वो 5 किलोमीटर का ही फासला सही, लेकिन लाखों लोग अब वहां से वहां जाएंगे परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज अ बिग चैलेंज। और ये चैलेंज नहीं है क्या? मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है कि यस उन्होंने कोशिश करी है कि भाई किसी तरह कम डैमेज हो पाए, पिन पॉइंटेड अटैक्स हो पाए। जब बात आती है, इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं, इसी को तो फोरकास्ट बोलते हैं कि आप जब कोई चीज़ करने जा रहे हैं और आपके ऊपर एक राइडर है कि ह्यूमैनिटेरियन इशू आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, तो आप कुछ तो करें रादर देन डूइंग नथिंग। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ चलिए उल्टा कर दीजिए, राफा पर अटैक होना है। राफा इज नॉट अ 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। If Khan Yunis is also not 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 स्क्वायर किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने ये डिस्टेंस इसीलिए आपको बताया है कि अगर 5 मील या 9 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में दूरी है, प्रॉब्लम आएगी आपको लोगों को शिफ्ट करने में। आपके मुताबिक ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी है या सबसे बेहतर यही स्ट्रैटेजी हो सकती थी? एक कोशिश है, लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान भी सामने है। अमेरिका का प्लान, बाइडेन का प्लान क्या है? बाइडेन प्लान वो बताते हैं अगर गाजा में युद्ध खत्म हुआ तो यहां क्या होगा। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक प्लान पेश कर चुके हैं जो फिलिस्तीनी प्रशासन को मंजूर नहीं था, लेकिन अब फिलिस्तीनी प्रशासन ने इसे 4 शर्तों के साथ मान लेने के संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने युद्ध खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में एक ही सरकार की सलाह दी थी। अभी गाजा पर हमास की हुकूमत चलती है तो वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की सत्ता चलती है। लेकिन हमास के खात्मे के बाद बाइडेन ने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों जगह पीएलओ की सत्ता की वकालत की थी। पहले तो पीएलओ ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब 4 शर्तों के साथ इसे मान लेने का इशारा भी उनकी तरफ से दिया गया है। क्या शर्तें आई है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली शर्त जो पीएलओ की तरफ से लिखी गई है वो ये कि गाजा और वेस्ट बैंक के प्रशासन का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया जाए, इजराइल का कोई दखल ना हो, युद्ध से तबाह गाजा के नुकसान की अंतर्राष्ट्रीय भरपाई की जाए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि 1 से 2 साल का कूलिंग पीरियड हो और उसके बाद फिर चुनाव करवाए जाएं। चौथी शर्त यह कि अमेरिका यूरोप 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की पहल करें, इसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की गारंटी भी दी जाए, ये शर्त रखी जा रही है। लेकिन फाइटर्स कैसे, बीएच के फाइटर्स की युद्ध क्षेत्र में अटैक से पहले ट्रेनिंग की जा रही है। देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये बीएच के फाइटर्स हैं जो अटैक से पहले ट्रेनिंग ले रहे हैं।
ये तमाम ट्रेनिंग, ये तमाम कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक बड़े एक्शन का हिस्सा भी है। बड़ा एक्शन क्या है? खान यूनुस में जो एक्शन लिया जा रहा है, याह्या सिनवार को खोजती इजरायली डिफेंस फोर्स की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर याह्या सिनवार को ये कहा जा रहा है कि घेर लिया गया है, उसका जो घर है और उसके आसपास का इलाका, साथ ही वो अस्पताल जहां जिसके नीचे सुरंग में वो छिपा है, जो जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्स दे रही है, वहां कैसे उसे खोजा जा रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने तमाम तरह की दिक्कतें भी सामने हैं। क्या और कैसे उन्हें सामना करना पड़ रहा है अल-क़स्साम ब्रिगेड का? अल-क़स्साम ने जारी किया आईडीएफ के साथ लड़ाई का ये वीडियो। तो सिर्फ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से वीडियो जारी नहीं किए जा रहे हैं, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी वीडियो जारी कर बताया कि कैसे वो भी इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं जहां पर भी संभव है। खान यूनुस में अटैक का प्लान करती इजरायली फौज, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अटैक करेंगे? खान यूनुस का इलाका जिसे चारों तरफ से घेरा गया है और अस्पताल जहां पर याह्या सिनवार के होने की खबर है उसको भी टारगेट पर लिया जा रहा है। तो ये तैयारी कैसे की जाएगी, कैसे मैप बनाया जाएगा, कहां पर कैसे अटैक किया जाएगा, इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान तैयारी करते हुए। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के इन जवानों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहां पर कहीं से भी हमला किया जा सकता है। आईडीएफ की गाड़ी पर कैसे सीधा हमला हुआ वो भी तस्वीरें देखिए। तो इजराइल एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, उस प्लान को जमीन पर उतारने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कितना समय है इजराइल के पास इस एक्शन को जमीन पर उतारकर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।